बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिविटी के द्वारा अल्फा काउंट प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था और परमाणु के बारे में बहुत सारी चीजें बताया था। तो उसको हम लोगों ने वहां देखा था। उसमें लास्ट में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, जैसे कि उन्होंने रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या नहीं कर पाए थे और ये नहीं बता पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या नहीं करता है, वो किन कक्षाओं में घूमता है, कक्षाएं कितनी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये सारी कमियां उनके परमाणु मॉडल में मिली थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए अगला परमाणु मॉडल आया। मैंने पीछे ही बताया था कि जो परमाणु मॉडल आए थे वो पिछले परमाणु मॉडल में संशोधन करके अगला परमाणु मॉडल आया था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी, जो दोष थे, उनको दूर करने के लिए बोर का परमाणु मॉडल आया, जिसे बोर्स एटॉमिक्स मॉडल भी कहते हैं। निल्स बोर ने 1913 में क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के आधार पर परमाणु की संरचना प्रस्तुत की, जिसके आधार पर बड़ी आसानी से हम लोग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बोर ने जो बोर का परमाणु मॉडल था उससे संबंधित कई सारी अवधारणाएं, एजम्पशन प्रस्तुत किए। उन्हीं एजम्पशन को, उन्हीं अवधारणाओं को हम लोग एक एक करके समझेंगे। जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है, लेकिन किन कक्षाओं में घूमेगा, क्या घूमने के समय वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है, ये सारी चीजें उन्होंने नहीं बता पाया था। तो उस बात को इन्होंने बोर में क्लियर किया। देखिए उन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया, पहली अवधारणा क्या उनकी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अस्थायी वृत्ताकार कोषों में, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये चीज रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। इन्होंने कहा कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कोषों में घूमता है, लेकिन किसमें फिक्स होता है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कोष में घूमेगा, किस वृत्ताकार कोष में चक्कर लगाएगा, वो उसकी कक्षा जो होती है वो फिक्स होती है, अस्थायी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कोष में चक्कर लगा देगा या किसी भी कोष में, जैसे पहले कोष में दूसरे कोष में चला गया तीसरे कोष में, ऐसा नहीं होगा। जिस कोष में वो रहेगा उसकी वो कक्षा क्या होगी, फिक्स होगी, अस्थायी होगी। वो किसके आधार पे होगी, तो उसके ऊर्जा के आधार पे होगी कि उसके पास एनर्जी कितनी है, तो किस कोष में वो रहेगा। तो जिस हिसाब से उसकी एनर्जी होगी उसी कोष में रहेगा, अर्थात उसकी जो कक्षा होगी जिसमें वो चक्कर लगा रहा है वो फिक्स होगा, अस्थायी होगा। में चक्कर लगाता है, और देखिए अगला पॉइंट उन्होंने उसी में ऐड किया है कि चक्कर लगाते समय न तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण होता है। उन्होंने ये बात क्लियर कर दिया, जबकि रदरफोर्ड इस बात को नहीं बता पाए थे। वहीं पे विवाद हुआ था, वहीं पे कमी आ गई। उनसे पूछा गया कि क्या ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश है और कोई भी आवेशित पदार्थ जब चक्कर लगाता है तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो उस बात को इन्होंने बोर में क्लियर कर दिया कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो घूमेगा, वो वृत्ताकार जो कोष होगा वो अस्थायी होगा, इसके हिसाब से, उसकी एनर्जी के हिसाब से, और चक्कर लगाते समय ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो ये है पहली अवधारणा इनकी। दूसरी अवधारणा है कि किसी एक निश्चित कक्ष में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा अस्थायी है, तो कह रहा है उस किसी एक कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे सबकी एनर्जी एक समान होगी। जैसे पहले कोष में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन चूंकि पहले कोष में हैं तो दोनों की एनर्जी समान प्रकार की होगी। तो ये इनका दूसरा पॉइंट है कि निश्चित कक्ष में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान होती हैं। ठीक है, आगे हम उसी को देखेंगे, क्योंकि जो कोष होते हैं उनकी ऊर्जा फिक्स होती है, तो उसमें वही इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसके ऊर्जा का मान उस कोष के हिसाब से हो। तो उसमें 2 हो, 4 हो, 5 जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबके ऊर्जा का जो मान होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो बोर परमाणु मॉडल का कह सकते हैं निचोड़ बच्चों, वो ये तीसरा पॉइंट है। क्यों
इस तरह की बातें तो रदरफोर्ड ने भी बताई थी, उसमें बोर में सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है नील्स बोर का, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्या इन्होंने कहा था कि अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम, इस पे आप ध्यान देंगे। इन्होंने कहा कि किसी भी अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम L जो होता है, वो h/2 का पूर्ण गुणित इंटीग्रल मल्टीपल होता है। समझ में बात आ रही है? या दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम सकता है जिसके लिए उसके कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणित हो। समझ में बात आ रही है? तो ये क्या कहते हैं, इनका तीसरा महत्वपूर्ण अवधारणा है नील्स बोर का। इसके हिसाब से जैसे पहले कोष में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके लिए उसका कोणीय संवेग का मान 1h/2 का पूर्ण गुणित होना चाहिए। दूसरे कोष के लिए 2h/2 के रूप में होना चाहिए। तीसरे कोष के लिए 3h/2 और चौथे के लिए, यानी जैसे जैसे कोष बढ़ेगा ये जो h है ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। समझ में बात आ रही है? पूर्ण गुणित, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कोणीय संवेग में परिवर्तन होगा। किस रूप में? पूर्ण गुणित रूप में। किसमें? जो उसका कोणीय संवेग h/2 होगा। तो ये इसका महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। मान लीजिए कि ये नाभिक है और इसके बाहर ये कोष है, ठीक? इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या कर रहा है, घूम रहा है चारों ओर, ठीक है? तो होगा क्या कि इस इलेक्ट्रॉन का यदि द्रव्यमान हम लोग m मान लें, नाभिक से इसकी दूरी को r मान लें, ठीक है? और जिस गति से घूम रहा है उस गति को हम लोग क्या मान लें, v मान लें। इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में, ऊपर बताया गया है वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहा होता है, तो जिन वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है, ठीक है, उसकी नाभिक से दूरी r मान लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका मास द्रव्यमान m मान लेते हैं, और जो जिस गति से घूम रहा है उसको हम लोग v मान लेते हैं। तो इस कोणीय संवेग को हम लोग बच्चों ये देखिए लिखे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, वेग v हो तथा परमाणु के केंद्र से इलेक्ट्रॉन की दूरी r हो, तो इसका कोणीय संवेग mvr होगा। ये फिजिक्स की चीज है, आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा कैसे वेक्टर के फॉर्म से L की वैल्यू निकालते हैं, और L की वैल्यू जब निकालते हैं तो mvr आता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि जो कोणीय संवेग है उसको mvr से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो mvr होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए यही तो था, L बराबर h/2 तो उसी को हम L बराबर क्या लिख दिए, mvr लिख दिए। तो अभी mvr बराबर क्या होगा, n × h/2। ये n क्या है, ये n क्या है, ये जो नंबर लिखा था, पहले कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, यानी जो n है बच्चों ये कोषों की संख्या है। और ये कोषों की संख्या 1 2 3 4 इस प्रकार के पूर्णांक के रूप में होगा। ये आपका जो 1 2 3 ये लिखे कभी भी 1.5 1.3 या 1/2 ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जब भी होगा पूर्णांक के रूप में होगा। तो ये जो n है, ठीक है, ये किसको बता रहा है, ये n किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के कोषों को बता रहा है। और यहाँ पे देखिए लिखा है h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक नियतांक है जिसका मान 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। इसको वर्ग में कर देंगे, वर्ग सेकंड में, तो ये -27 हो जाएगा। खैर इस वाले पान में इसको ज्यादा मान याद रखने में कांस्टेंट है। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम से मतलब आप यहाँ पे समझिए एनर्जी से, कि जो n है वो ऊर्जा स्तर को बता रहा है, और इसका मान कितना होता है, 1 2 3 4 पूर्णांक के रूप में हमेशा होगा। 1 2 3 4 ऐसे करके क्रमशः वो चलता जाएगा। इसको हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या के साथ साथ इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर। ये जो 1 2 3 है ये इलेक्ट्रॉन की कक्ष संख्या है, यानी n बराबर यदि 1 है तो पहला कोष होगा, n बराबर 2 है तो दूसरा होगा, 3 है तो तीसरा होगा, 4 है तो चौथा होगा। और इसे क्रमशः KLMN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी पहले कोष को हम लोग या पहले कक्ष संख्या को नंबर के रूप में 1 बताएंगे, या n पहली कक्षा के लिए n का
नाम देंगे के। दूसरी कोष के लिए n का मान 2 होगा और उसको नाम देंगे l। तीसरे के लिए 3 नाम देंगे m। चौथे के लिए 4 नाम देंगे n। तो ये है तीसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट। फिर से इसको एक बार देखते हैं। मैंने कहा कि बोर ने ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमेगा उसके लिए इन्होंने एक नियम बताया, एक अवधारणा बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिसके लिए उसके कोणीय संवेग, ठीक है, h/2 का जो मान है वो पूर्ण गुणित रूप में होगा। तो उन्हीं कक्षाओं में सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। और इसको हम ऐसे देख सकते हैं, पहले कोष के लिए इस रूप में, दूसरे के लिए इस रूप में, तीसरे के लिए, चौथे के लिए ऐसे। और ये हमेशा जो 1 2 3 ये है यानी कि n है, क्योंकि हमने कोणीय संवेग को l की जगह पे हमने इसको मान के mvr करके इसको mvr कर लिया। तो mvr यानी कोणीय संवेग बराबर या फिर mvr दिए, इसको l कर लिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो जो कोणीय संवेग है ये हो जाएगा nh/2π, इसी रूप में होगा। और ये जो n क्या है, मैंने कहा ये मुख्य क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या इसको 1 2 3 आदि से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को बताएगा। n बराबर 1 है तो उसका ऊर्जा स्तर का मान 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। और मैंने कहा कि ये 1 2 3 नंबर इलेक्ट्रॉन की कक्ष संख्या को, सेल नंबर को भी बताता है। ये हमेशा पूर्णांक के रूप में होगा और इसको हम लोग k l m n आदि नामों से भी जानते हैं। तो ये था बोर परमाणु मॉडल के जो मुख्य 3 पॉइंट थे, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसमें 1 2 पॉइंट और बच रहा है जो काफी महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, चौथा पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वो अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित होता है। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन आवेशित है। और नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन होता है, उस पर प्लस चार्ज होता है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्लस और माइनस चार्ज के बीच में कौन सा बल काम करता है? वैद्युत आकर्षण बल काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, ठीक है। तो यदि ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ खिंच जाएगा, नाभिक में चला जाएगा और परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, ये बात खैर रदरफोर्ड ने भी बताई थी। ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो आकर्षण, विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच काम करता है, उस बल को, ठीक है, वहां पे अभिकेंद्र बल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और उसी अभिकेंद्र बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं उसमें क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बाहर की कक्षाओं में स्थित, उनके बीच जो विद्युत आकर्षण बल काम करता है वो अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित हो जाता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक में गिरता नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। तो इससे एक बात और सिद्ध होती है बच्चों, अभी आपने पीछे एक फार्मूला देखा था mvr = nh/2π, ठीक है। ये फार्मूला भी आपने देखा था, कोणीय संवेग बराबर इतना बताया गया था। इसमें m क्या बताया गया था? ऊर्जा स्तर। और इसका मान आपको बताया गया था 1 2 3 4 इस तरीके से क्रमशः आपको बताया गया था, पूर्णांक के रूप में होगा। तो इससे एक बात सिद्ध होता है कि यहाँ पे, और ये जो पॉइंट अभी पढ़े उन दोनों बातों से, कि परमाणु के नाभिक से ये जो कोष होते हैं, कोष का मतलब यही है, इसके बीच काफी गहरा संबंध होता है। क्या संबंध होता है? यदि r का मान बढ़ेगा तो n का भी मान बढ़ेगा, ठीक है, एक दूसरे के समानुपाती हो गए। r का मान यदि बढ़ेगा तो n का भी मान बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ये नाभिक है और नाभिक के बाद ये कुछ कोष हैं, ठीक है। पहले कोष के लिए n का मान 1, दूसरे के लिए n का मान 2 और तीसरे के लिए n का मान 3।
और ये जो आर है ये नाभिक से इन कोषों की ये दूरी है। तो अभी मैंने कहा कि यदि आर की वैल्यू बढ़ेगी यानी नाभिक से यदि कोष की दूरी बढ़ रही है तो उसके लिए एन का मान भी बढ़ेगा, और एन का मान बढ़ने का मतलब कि ऊर्जा का स्तर भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? क्योंकि एन ही तो ऊर्जा का स्तर है, पीछे हम लोगों ने भी देखा है। तो यदि आर की वैल्यू बढ़ेगी यानी नाभिक से केंद्र से यदि कोष की दूरी बढ़ेगी, दैट मींस आर बढ़ेगा, तो एन की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे पहले कोष के लिए एन की वैल्यू 1 है, दूसरे के लिए 2 है, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4 है। तो इससे एक बात और सिद्ध होती है बच्चों कि जो कोष नाभिक से जितना ही दूर रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जो कोष नाभिक के जितना ही पास होगा उसमें घूमने के इलेक्ट्रॉन को उतने ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कोष की दूरी बढ़ेगी तो वैसे वैसे एन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इस पे भी आपको ध्यान देंगे। और इसी से मिलता जुलता हम लोगों का अगला पॉइंट है, कोई भी बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चाहता है कि वो सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले कोष में रहे। कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले कोष में रहे। क्यों? एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे दो ऐसे सर्कल हो, एक छोटा सा सर्कल है, एक बड़ा सा सर्कल, और उसमें दौड़ने के लिए ठीक है दोनों लोगों को सेम अवार्ड मिले, और पूछा जाए किस सर्कल में आप दौड़ना चाहेंगे, तो आप किस में दौड़ना चाहेंगे? छोटे वाले सर्कल में। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी कम लगेगी। तो सेम चीज लागू होता है इलेक्ट्रॉन को, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चाहते हैं कि सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले कोष में पहले, यानी सिंपली भाषा में इसको कहा जाए तो चाहते हैं सभी पहले कोष में रहें, क्योंकि पहले कोष के लिए ऊर्जा का मान क्या है? सबसे कम है। इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का जो होता है बच्चों पहले कोष के लिए ऊर्जा का मान जो होता है लगभग -13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है ऊर्जा स्तर, यानी ऊर्जा का मान। दूसरे कोष के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर का जो मान होता है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तीसरे के लिए होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे नाभिक से कोष की दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे ऊर्जा स्तर का जो मान है यानी उसमें घूमने के लिए जो ऊर्जा की वैल्यू चाहिए वो भी बढ़ रही है। यहाँ पे -13 था और यहाँ पे निगेटिव है, ध्यान देंगे आप। ये नहीं 13 था और 3 है, एक नहीं निगेटिव है, तो ऋण 13 से ऋण 3 जो होता है वो अधिक होता है। तो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जा रहे हैं ऊर्जा का मान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सभी इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि निम्न ऊर्जा स्तर में रहें। वो कंडीशन जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है तो वो अवस्था उसकी मूल अवस्था कहलाती है। उसको चाहे परमाणु की मूल अवस्था कहो चाहे इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था कहो। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि उसको बाहर से कुछ ऊर्जा दे दिया। तो जब बाहर से ऊर्जा देते हैं तो उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई। पहले वो ऋण 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले कोष में था, एनर्जी कम थी। अभी उसको हमने बाहर से एनर्जी दे दिया, और जब बाहर से एनर्जी दिया तो उसके एनर्जी लेवल का मान मान लो ऋण 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो क्या करेगा, जैसे बाहर से एनर्जी उसको मिली वो अपनी कोष को छोड़ के और अपने से एनर्जी बढ़ रही है। तो जब एनर्जी बढ़ेगी तो निम्न ऊर्जा स्तर से वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, और यह परमाणु या इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। और जब वो अपनी मूल अवस्था में था तो उसको हम कह रहे थे कि जब वो निम्नतम कोष में था तो उसको उसकी मूल अवस्था कहते हैं। और जब बाहर से एनर्जी देते, जैसे उसको हीट कर दें या उस पर लाइट वगैरह डालें, तो बाहर से ऊर्जा मिलेगी तो उत्तेजित अवस्था में आएगा, अपने कोष को छोड़ के दूसरे यानी उच्च ऊर्जा स्तर में अगले कोष में चला जाएगा। फिर उससे भी ज्यादा उसको ऊर्जा देने तो दूसरे को छोड़ के तीसरे में चला जाएगा। इस प्रकार से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। इस पे आप ध्यान देंगे, इसमें पॉइंट मैंने ऐड किया है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष से आगे वाले कक्ष में यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसके लिए हमको उसको बाहर से क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, और वो वहां पे ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता है। फिर वो चाहता है कि अपनी मूल अवस्था में चला आए। तो जब वो मूल अवस्था में आता है बच्चों
तो उसके लिए ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जितना एनर्जी वो लिया था उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, किस रूप में? फोटॉन वगैरह के रूप में, कह सकते हैं प्रकाश के रूप में, जैसे भी हो। इसीलिए इससे स्पेक्ट्रमी रेखाएं भी बनती हैं। इसी से हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा। यही कारण है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है तो निम्न से उच्च में, उच्च से निम्न में अवशोषण कर, उत्सर्जन कर, इस तरह की चीजें करता है, तो वहां पर स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनती हैं। और उन्हीं स्पेक्ट्रमी रेखाओं के द्वारा हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रमी रेखा की व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, तो खैर अगला इसी में देख लेते हैं कि जब इसको उत्तेजित अवस्था कहते हैं कब? जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा और वहां देर तक रुकता नहीं है, तो फिर जब वहां से निचले कक्षा में फिर आएगा तो उस समय ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करके और पुनः अपनी मूल अवस्था में चला आएगा। इसको चाहे ऊर्जा का अवशोषण करे इलेक्ट्रॉन, चाहे ऊर्जा का उत्सर्जन करे, ठीक है, जो एनर्जी चेंज हो रहा है डेल्टा ई, वो दोनों का मान एक समान होता है। ऊर्जा अवशोषण में भी और उत्सर्जन में भी इसको हम लोग h न्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसको कैसे निकालेंगे? तो जो ये E2 है उच्च ऊर्जा स्तर है, इसमें से निम्न ऊर्जा स्तर के लिए एनर्जी उसको माइनस कर देंगे तो h न्यू या डेल्टा ई का वैल्यू हमको निकल के आ जाएगा। यदि ये h क्या है? प्लांक कांस्टेंट के पीछे बताए हैं। ये न्यू क्या है? तो विकिरण की आवृत्ति है। इसकी भी गणना यदि हमको करना हो तो न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन h। तो ये दो फार्मूले लिखे हैं, इन पे आगे हम लोग सवाल भी देखेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने देखा बोर का परमाणु मॉडल। फिर से इसको एक बार रिकॉल करते हैं। पहला उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अस्थायी कक्षाओं में घूमते हैं, घूमते समय कोई ऊर्जा का न तो उत्सर्जन करते हैं ना अवशोषण करते हैं। और अभी आपने देखा भी कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण कब होता है? जब उसको बाहर से एनर्जी देते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। फिर उसने अगला पॉइंट कहा कि एक ही कोष में रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? एक समान होती है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए कोणीय संवेग L की जो वैल्यू होती है वो h/2 पाई के पूर्ण गुणित इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है, उन्हीं कोषों में घूम सकता है। फिर हमने वहां पे एक फार्मूला भी देखा था। मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बाहर कक्षाओं में घूम रहा है, यदि उसके मास को m मान लें, उसके वेग को v मान लें और नाभिक से उसकी दूरी को हम लोग r मान लें, तो कोणीय संवेग को हम लोग m/r से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और फिर हमने उसका एक फार्मूला भी बनाया था। अगला पॉइंट हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बाहर घूमता है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक विद्युत आकर्षण बल काम करता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो वहां पे इस तरह का बल काम करता है। तो उस बल को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? अभिकेंद्र बल में, और इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में, और उसके थ्रू आसानी से घूमता रहता है। तो फिर उसका नाभिक में गिरने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। इसके बाद मैंने एक बात और बताई, इस पॉइंट से एक चीज और निकल के आया कि जो n होता है जिसको ऊर्जा स्तर कहते हैं, इसमें और इस r में डायरेक्ट संबंध होता है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। r की वैल्यू बढ़ेगी तो n की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसके आधार पर हमने ये देखा कि जो कोष नाभिक से जितना ही दूर रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए उतना ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी नाभिक से जैसे जैसे कोष आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे नाभिक के पास हम लोग आते हैं ऊर्जा स्तर का मान कम होता जाता है। फिर इसी पे मैंने कहा कि परमाणु, कोई भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो निम्न ऊर्जा स्तर में रहे, वो उसकी मूल अवस्था कहलाती है। लेकिन बाहर से यदि उसको कुछ एनर्जी दे दिया जाए तो मूल अवस्था को छोड़ के उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और इसमें ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। और उस उत्तेजित अवस्था में वो अधिक देर तक नहीं रह सकता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग भी आप अपने आप ले सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है तो आप हंसते हैं, लेकिन एक निश्चित समय तक, उसके बाद आप चाह के भी हंस नहीं सकते हैं, आप चाह के भी रो नहीं सकते हैं। तो आपकी उत्तेजित अवस्था होती है, गुस्सा जैसे करते हैं आप उत्तेजित होके, लेकिन एक समय बाद आप चाह के भी गुस्सा नहीं कर सकते हैं, फिर आप मूल अवस्था में आते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होता है। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाता है लेकिन वो पुनः मूल अवस्था में आना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए,
तो इसके लिए जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो सकता है, फोटॉन जो भी हो सकता है, और उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा ई दोनों का मान h न्यू के बराबर होता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, E2 में से E1 यानी उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर को घटा देते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। इसके आधार पर मैंने यहाँ पे विकिरण की जो आवृत्ति है उसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बताया E2 - E1/h। तो ये सारी चीजें थी बच्चों बोर के परमाणु मॉडल से संबंधित। इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, जैसे इनका जो परमाणु मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर पाता है। ठीक है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए अगले कुछ मॉडल होंगे उनको देखा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।